नमस्कार, आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश दीपावली जन विशेष में। और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। दीपावली का त्योहार भारतीय संस्कृति का गौरव है, क्योंकि दीपावली रोशनी का पर्व है और दिया प्रकाश का प्रतीक है और तमस को दूर करता है। यही दिया हमारे जीवन में रोशनी के अलावा हमारे लिए जीवन की सीख भी है, जीवन निर्वाह का साधन भी है। दिया भले ही मिट्टी का हो, मगर वो हमारे जीने का आदर्श है, हमारे जीवन की दिशा है, संस्कारों की सीख है, संकल्प की प्रेरणा है और लक्ष्य तक पहुंचने का माध्यम है। इस बार की दिवाली राजस्थान के लिए खास है, क्योंकि राजस्थान में सरकार बदली, शासन बदला, हाकिम बदला और बदल गए बहुत से कानून और नियम। कई पुराने संगीन मामलों की जांचें शुरू हो गईं। पेपर लीक के मुद्दे में परत दर परत खुल रही हैं। वहीं बदलती सरकार ने योजनाओं के नाम बदलने की रवायत को जारी रखा है और कई योजनाओं के नाम बदल दिए। और अब राजस्थान का उपचुनाव नाक का सवाल बन गया है। राजस्थान में सत्ता परिवर्तन के साथ ब्यूरोक्रेसी में बदलाव आम बात है, लेकिन इसके साथ ही योजनाओं के नाम बदलने की रवायत भी पुरानी रही है। फिर भी चाहे सरकार किसी भी पार्टी की क्यों न बने, कुछ ऐसा ही इन दिनों भाजपा राज में भी हो रहा है। पेश है एक रिपोर्ट, सत्ता के साथ सरकारी योजनाओं के बदल रहे नाम। सरकार बदलने के साथ योजनाओं के नाम में तब्दीली का चलन पुराना है, जिनको आज भी सरकार बदलने के साथ सरकारें निभा रही हैं। हालांकि इसमें देखा जाए तो योजना वही है, लाभार्थी वही हैं, लेकिन इनके नाम से परिवर्तन किया गया है। जी हां, राजस्थान में रवायत रही है कि जब भी सत्ता बदलती है तो पिछली सरकार की योजनाओं को नाम बदलकर संचालित किया जाता है। राजस्थान में सत्ता की कुर्सी संभालने के कुछ दिन बाद ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इंदिरा रसोई योजना का नाम बदला और योजना का नाम श्री अन्नपूर्णा योजना करने की घोषणा की। इसके बाद चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम बदलकर उसे केंद्र की आयुष्मान योजना में मर्ज करके योजना का नाम मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना कर दिया गया। नाम बदलने का सिलसिला शिक्षा क्षेत्र के साथ साथ दूसरी योजनाओं पर भी जारी रहा। विदेश में पढ़ाई के इच्छुक छात्र छात्राओं को दी जाने वाली राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना का नाम बदलकर अब स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना कर दिया है। इस बीच राजीव गांधी जल स्वावलंबन योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना किया जा चुका है। तो उधर इंदिरा गांधी के नाम से संचालित इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना, इंदिरा महिला शक्ति जागरूकता शिक्षा कार्यक्रम, इंदिरा महिला एवं बाल विकास शोध संस्थान योजना को मर्ज करके अब कालीबाई भील संबल योजना का नाम दिया गया है। इसी तरह से इंदिरा महिला शक्ति सम्मान एवं प्रोत्साहन योजना और इंदिरा महिला शक्ति केंद्र योजनाओं को मर्ज करके पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान योजना कर दिया गया है। सरकार बदलने के साथ सरकारी योजनाओं के नाम बदलने का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है। चाहे सरकार किसी की भी आई हो या किसी की सत्ता परिवर्तन हुई हो, केंद्र का मामला हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट की अगर बात की जाए। इसी तरह जिससे राजस्थान में भी भजनलाल सरकार बनने के बाद में कांग्रेस की पूर्ववर्ती गहलोत सरकार की कई योजनाओं के नाम बदले जा चुके हैं। सिलसिला अभी रुका नहीं है। आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि यह सिलसिला कई योजनाओं के और नाम बदलने वाला होगा। सहयोगी सुशील यादव के साथ अनिल सेन, जन न्यूज़ जयपुर। राजस्थान में युवाओं के सपने बिखरेंगे नहीं, साथ ही पेपर लीक जैसी घटनाओं पर नकेल भी कसेगी। भजनलाल सरकार इस पर फोकस करते हुए काम कर रही है। सरकार के विजन में कर्मचारी चयन बोर्ड ने एक कदम आगे बढ़ाया है, जिसको हाइब्रिड सीबीटी एग्जाम कहा जा सकता है।
पेश है एक रिपोर्ट, हाइब्रिड फॉर्मूले से नकलचियों पर कसेगी नकेल। नकलचियों, अब सतर्क हो जाओ, क्योंकि अब परीक्षा में चीटिंग करना आसान नहीं होगा। कर्मचारी चयन बोर्ड ने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हालांकि अभी इस फॉर्मूले से एक ही परीक्षा हुई है, जो कि सफल भी रही है, लेकिन वर्ष 2025 की शुरुआत में लगभग 1 दर्जन परीक्षाओं को इस फॉर्मूले से करवाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। इस फॉर्मूले से चीटिंग की संभावनाएं काफी कम हो जाएंगी। कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन रिटायर्ड मेजर जनरल आलोक राज की माने तो सीबीटी में जो रिमोट एक्सेस होने के चांस थे, वो भी हाइब्रिड फॉर्मूले में नहीं बनेंगे। ओएमआर शीट का जो हमने एक इसमें डाला है, एडिशनल डिफरेंस किया है, वो इसी के चलते किया कि बाई चांस सब कुछ करने के बावजूद भी यदि कहीं पर कोई ऐसी लीकेज होती है, कहीं पर कोई रिमोट एक्सेस की वारदात करने के कोई प्रयास करता है, तो वो सफल ना हो। यानी कि अभ्यर्थी अपना प्रश्न स्क्रीन पर देखेगा, लेकिन उसका आंसर वो ओएमआर शीट पर करेगा, तो उसको कोई हेल्प नहीं मिल पाएगी यदि रिमोट एक्सेस होता भी है तो मुझे उम्मीद है कि साइबर फ्रॉड के दौर में कंप्यूटर को यूं तो सेफ नहीं माना जा सकता, जिसको चयन बोर्ड ने भी समझा। ऐसे में इसका तोड़ हाइब्रिड सिस्टम में बोर्ड को दिखाई दिया। बोर्ड ने परीक्षा को ट्रांसपेरेंट कराने के लिए परीक्षा सेंटर को रिमोट एक्सेस से बचाने की पूरी तैयारी कर ली है। हालांकि इससे पहले यूपीएससी, आरपीएससी, एसएससी परीक्षाएं सीबीटी से होती हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंसी में एक कदम आगे बढ़ाते हुए बोर्ड ने इसको हाइब्रिड फॉर्मूले से तैयार किया है, जिसका फायदा ये है कि अब परीक्षा के लिए संडे का इंतजार नहीं करना होगा। करीबन 20 एग्जाम ऐसे करने वाले हैं जो कि सब सीबीटी और ओएमआर बेस्ड होंगे। जो कनिष्ठ अनुदेशक के एग्जाम है 20, वो हम नवंबर, दिसंबर, जनवरी में करने वाले हैं, और उसके बाद में आने वाली परीक्षाओं को हम सीबीटी के माध्यम से करेंगे। और इससे एक और बड़ा फ़ायदा हो रहा है। आमतौर पर जो ओएमआर बेस्ड यानी कि पेपर पेन के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, वो सिर्फ संडे को कर पाते हैं, इतवार के दिन, लेकिन आमतौर पे आरपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, आईबीपीएस, बहुत सारे अलग अलग जो रिक्रूटमेंट की एजेंसी हैं, वो संडे के दिन एग्ज़ाम कराती हैं। तो उसकी वजह से संडे सारे बुक हो जाते हैं, और फिर परीक्षाओं की तिथि बहुत दिनों बाद देनी पड़ती है, महीना लग जाते हैं। सीबीटी के से ये फ़ायदा है कि सीबीटी हम प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से कराते हैं, और वो हम किसी दिन भी करा सकते हैं। पेपर लीक के चैलेंज को कर्मचारी चयन बोर्ड ने इस बार चैलेंज किया। साथ ही प्रदेश के युवाओं के सपनों को साकार करने की तरफ कदम बढ़ाया है, ताकि समयबद्ध परीक्षा होने के साथ साथ युवाओं के हाथों में सपनों को साकार करने वाला ज्वाइनिंग लेटर भी हो। पेपर लीक की घटनाओं ने पिछली सरकार को वीक करने का काम किया, लेकिन सरकार बदली, उसके बाद में भजनलाल सरकार ने इस पर मुस्तैदी से काम किया है। उधर कर्मचारी चयन बोर्ड ने भी एक नया फॉर्मूला इजाद किया है, सीबीटी फॉर्मूला, जिसके तहत नकल पर तो लगाम लगेगी, साथ साथ जो बेरोजगार युवा हैं वो एक तरह से पारदर्शी तरीके से एग्जाम दे पाएंगे। सहयोगी श्याम जांगीड़ के साथ अनिल सेन, जन टीवी जयपुर। पॉलिटिक्स में पार्टियों को परिवारवाद से कोई परहेज नहीं है। हाँ, लेकिन यदि एक दूसरे पर बयानी तीर छोड़ने हो तो फिर परिवारवाद वाला हथियार सटीक बैठता है। ऐसा ही कुछ तस्वीर राजस्थान के उपचुनावों में भी है। पेश है इस पर एक रिपोर्ट, जंग में हो जीत, परिवार से पार्टियों ने लगाई प्रीत। विधानसभा के चुनाव हों या फिर लोकसभा के चुनाव, चुनावी जंग में हमेशा से परिवार का मुद्दा बड़ा रहा है। खासकर कांग्रेस इस आरोप में हमेशा बीजेपी के निशाने पर रही है, लेकिन इस बार प्रदेश में हो रहे उपचुनाव में बीजेपी भी परिवारवाद से अछूती नहीं रही है। 7 सीट पर हो रहे उपचुनाव में बीजेपी ने 2 सीट पर परिवार वाला दांव खेला, जबकि कांग्रेस ने 3 सीट पर परिवार के सदस्यों को मैदान में उतारा है।
वहीं स्थानीय पार्टी के लिहाज से एक सीट पर चुनाव लड़ रही राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने भी अपने ही परिवार के सदस्य को टिकट थमाया है। परिवारवाद में घिरी रही कांग्रेस ने तो पहले ही साफ कर दिया था कि जो जिताऊ कैंडिडेट होगा उसी को मैदान में उतारेंगे, फिर चाहे वो परिवार का सदस्य ही क्यों न हो। समझ आ रही कि परिवार किसको मानते हैं आप। अगर किसी का बेटा, अब मैं भी कांग्रेसी परिवार से हूँ, मेरे फादर पीसीसी प्रेसिडेंट रहे, कई बार मिनिस्टर रहे, तो अगर मैं अच्छा काम करता हूँ तो परिवार कोई अगर गलत है तो उसको नहीं करेंगे। अगर परिवार का फैमिली मेंबर को अच्छा है तो जरूर टिकट दी जाएगी। राजस्थान के उपचुनाव में 7 सीट पर जंग हो रही है, जिसमें यदि परिवार से टिकट देने की बात की जाए तो भाजपा ने 2 और कांग्रेस ने 3 ऐसे चेहरे उतारे हैं। झुंझुनू विधानसभा सीट से एक बार फिर कांग्रेस ने ओला परिवार पर भरोसा जताते हुए विधायक से सांसद बने बृजेंद्र ओला के बेटे अमित ओला को उम्मीदवार बनाया है। इसी तरह से रामगढ़ विधानसभा सीट पर विधायक रहे दिवंगत जुबेर खान के बेटे आर्यन जुबेर खान को कांग्रेस ने टिकट दिया है। खींवसर विधानसभा सीट से 2018 में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे सवाई सिंह की पत्नी रतन चौधरी पर कांग्रेस ने भरोसा जताया है। उधर भाजपा ने भी इस बार 2 विधानसभा सीटों पर परिवारवाद का कार्ड खेला है। दौसा विधानसभा सीट पर कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा को चुनाव मैदान में उतारा है, तो वहीं सलूम्बर से विधायक रहे दिवंगत अमृतलाल मीणा की पत्नी शांता मीणा पर पार्टी ने दांव खेला है। छोटे दलों से भी देखा जाए तो खींवसर में हनुमान बेनीवाल ने अपनी पत्नी को चुनाव रण में उतार दिया है। हाँ, हमारे परिवारवाद, हमारा तो एक ही परिवार है, भारतीय जनता पार्टी परिवार। राजनीति में परिवारवाद वाली बेल अमर बेल का रूप लेते जा रही है। कांग्रेस हो या बीजेपी, तमाम पार्टियों के अंदर परिवारवाद को नहीं छोड़ा जा रहा। हालांकि जब एक दूसरे पर हमले की बात आती है या टीका टिप्पणी की बात आती है तो दूसरे दलों पर जो दल हैं वो टीका टिप्पणी करने में भी पीछे नहीं हटते हैं। अब देखना होगा कि आखिरकार क्या परिवारवाद पर भी कभी इस राजनीति में या सियासत में अंकुश लग पाएगा। सहयोगी श्याम जांगीर के साथ अनिल सेन, जंटीन्यू जयपुर। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ। सूर्य घर गुजरात योजना की कामयाबी अहमदाबाद के गांव में देखने को मिल रही है। इस योजना के इस्तेमाल से घरेलू बिजली के खर्च में भारी कटौती देखी जा रही है। देखिए इस पर हमारी एक विशेष रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत का लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन का उत्पादन करना है। इसमें कम से कम 50% हिस्सेदारी रिन्यूएबल एनर्जी की होगी। मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल की अगुवाई में गुजरात इस लक्ष्य को पाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सूर्य गुजरात योजना के तहत राज्य में सोलर एनर्जी उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस योजना में रूफटॉप सोलर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी दी जाती है। 3 किलोवाट तक के लिए 40% और 3 किलोवाट से 10 किलोवाट के बीच सिस्टम के लिए 20% की सब्सिडी दी जाती है। વડાપ્રધાનશ્રીની વિઝનથી રિન્યુએબલ એનર્જી સેક્ટરની ગતિને કારણે આજે ગુજરાત દેશમાં રિન્યુએબલ ઉર્જા ક્ષેત્રમાં અગ્રેસર બન્યું છે। ગુજરાત સોલર રૂફટોપ ઇન્સ્ટોલેશનમાં પણ દેશમાં ટોપ પર છે। सूर्य गुजरात योजना की कामयाबी अहमदाबाद के सदरा गांव में देखने को मिल रही है। सदरा के रमेश शाह ने अपनी छत पर सोलर पैनल लगवाए। नतीजा निकला कि उनके घरेलू बजट में काफी बचत हुई। बिजली का खर्च कम हुआ तो जिंदगी काफी सुगुनदेह हो गई। उसी गांव की कोकिलाबेन सूर्य गुजरात योजना के फायदों से रोमांचित है। रमेश और कोकिलाबेन के बेहतरीन अनुभव सोलर एनर्जी से मिलने वाले फायदों की मिसाल है। इस योजना से घरेलू खर्च में कमी का असर पूरे गुजरात में दिख रहा है।
दूरदर्शी मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल की अगुवाई में गुजरात के घर न सिर्फ रोशन हो रहे हैं बल्कि उज्जवल और टिकाऊ भविष्य की ओर भी बढ़ रहे हैं। गुजरात के ये घर भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्रांति की मिसाल पेश कर रहे हैं। उत्तराखंड में मशहूर जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के पास रहने वाले संजय छिंवाल वन्यजीव प्रेमी भी हैं और कलाकार भी हैं, और ये आजकल काफी सुर्खियों में है, चर्चा में है। आखिर क्यों, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड में मशहूर जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के पास रहने वाले संजय छिंवाल वन्यजीव प्रेमी भी हैं और कलाकार भी। वे नदी से पत्थर जमा करते हैं, फिर उन पर पार्क के जानवरों और देवी देवताओं की तस्वीरें उकेरते हैं। पिछले 8 वर्षों में लगभग 1,500 से 2,000 पत्थर छोटे बड़े यहाँ पर जो है उनके ऊपर ये चित्र उकेरे गए हैं। और खासतौर से ये एक हॉबी है जिसको कि खाली समय में जो है किया जाता है, और ये बिक्री के लिए नहीं है और केवल प्रदर्शन के लिए हैं। लोग यहाँ आए, देखें, उनसे जो प्रेरक प्रसंग हैं उनसे जो है प्रेरणा लें। तो जो लगभग छोटी बड़ी प्रजातियां यहाँ पर मिलती हैं, चाहे तितलियां हैं, तो लोगों में उसके प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है। संजय रामनगर में बहने वाली कोसी नदी से पत्थर जमा करते हैं और उनसे खूबसूरत कलाकृतियां तैयार करते हैं। यहाँ पे हमने भैया की जो पत्थरों पे बहुत सुंदर इन्होंने बनाए हुए हैं, जिनको देखते हैं वो उनकी तस्वीरें बना देते हैं। जैसे यहाँ टाइगर को देखा हुआ उन्होंने, मंकीज की फोटो बनाई है, और भी बहुत सारे उन्होंने बहुत ही खूबसूरत बनाए हैं। और बहुत सारे उन्होंने ऐसे शेड्स बनाए हैं, तो बहुत ही सुंदर। ये कलाकारी उनमें जिसको कहते हैं ना, बाय गॉड गिफ्टेड है। अच्छा लगा देखकर, बहुत सुंदर। हालांकि ये संजय का शौक है, वे मुख्य रूप से पर्यावरण संरक्षण की कोशिशों में जुटे हुए हैं। साथ ही कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और आसपास टूरिज्म को बढ़ावा देते हैं। उत्तराखंड के प्रसिद्ध नैनी झील की गहराई हाल के वर्षों में कम हो गई है, जिससे जल संकट की आशंका बढ़ गई है। पर्यावरण विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगर स्थिति बदतर होती गई तो शहर गंभीर जल संकट का सामना कर सकता है। इस पर देखिए एक स्पेशल रिपोर्ट। उत्तराखंड में नैनीताल की मशहूर नैनी झील की गहराई हाल के सालों में कम हुई है। कुछ रिसर्च में ये बात सामने आई है। पर्यावरण के जानकार इसकी कई वजह बताते हैं। इनमें झील के किनारे बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन भी शामिल है। इससे झील के किनारों और तली पर गाद और मलबा जमा हो गया है। कहीं कहीं पर ये लेक जो है वो बहुत ही कम रह गई हाइट, क्योंकि मलबा अभी भी पूरा यहाँ से नहीं निकाला जा सकता। अब आप लेक के किनारे देखेंगे, या जब बारिश कम होती है, जब गर्मी आती है, लेक का स्तर गिर जाता है, तो उस समय आप देखेंगे कि लेक के चारों तरफ आप देखेंगे कि मलबा पड़ा हुआ है और गंदगी भी कभी कभी देखने को मिलती है। तो उसकी वजह से डेप्थ कम हो गई। पर्यावरण के जानकारों ने चेतावनी दी है कि यही सिलसिला जारी रहा तो दूसरी परेशानियों के अलावा शहर में पानी का गंभीर संकट पैदा हो सकता है। गहराई कम होने से निश्चित रूप से जो पानी का वॉल्यूम है वो कम हो गया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो रॉक के बीच में जो झील बनती है, जब रॉक के नीचे का एरिया जब डिब्रीज से भर जाता है तो वो उसके जो पोर्स हैं जो जिनसे वाटर का आता है, जो नेचुरल रिसोर्स अंदर थे वो बंद हो गए। इसलिए जो अब नैनीताल झील की जो डिपेंडेंसी है वो पूरे उन रेनफेड है, हम रेनफेड के कारण ये झील भरती है। और उसके साथ साथ जो हमारी जो पानी सप्लाई, क्योंकि पानी सप्लाई इसी से डिपेंडेंट है, और इसलिए जो है रोटेशन पर पानी की सप्लाई की जा रही है। नैनीताल का नैनी झील अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर है। झील की बदौलत कई लोगों की रोजी रोटी चलती है। सैलानियों को झील की सैर कराने वाले नाविकों ने बताया कि पहले के मुकाबले पानी गंदा हुआ है। उनका कहना है कि झील में मलबा, कचरा और सीवेज का पानी जा रहा है, जिससे इसकी गहराई कम हो रही है। इसकी गहराई सर पहले तो बहुत ज्यादा हुआ करती थी। अब लोगों ने मकान बना दिए, प्रशासन ने उस समय ध्यान नहीं दिया और मलबा लोगों ने नाले में डाला, ये तालाब में समा गया। उसके बाद गहराई कम होते गई। इस समय इसकी गहराई लगभग 27 मीटर है। झील है, जब तक हमारा ही क्या, नाव वालों का ही क्या, औरों का भी रोजी रोटी इसी से चल रही है। नहीं ऐसा तो नहीं, अब तो बहुत कम हो गई लाभ। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि झील की रखरखाव के लिए लगातार उपाय किए जाते हैं। नैनी झील का जो एरिया है वो है 46.70 हेक्टेयर,
और इसकी जो अधिकतम गहराई है वो पाषाण देवी मंदिर के पास 27.15 मीटर पाई गई है और इसकी जो एवरेज डेप्थ है वो 17.76 मीटर है। क्लीनिंग को लेकर क्या काम कर रहा है सिंचाई विभाग? सिंचाई विभाग द्वारा जो नैनी झील में नाले समाहित होते हैं उनकी प्रतिदिन साफ सफाई और उसमें जो प्राकृतिक कूड़ा कचरा जैसे पेड़ की पत्तियां, टहनियां इत्यादि आती हैं उनकी नियमित रूप से साफ सफाई की जाती है। नैनी झील पहाड़ पर बसे नैनीताल में सैलानियों की पसंदीदा जगह है। इसमें हर साल लाखों सैलानी सैर करते हैं। जानकारों का कहना है कि झील की गहराई में कमी चिंता का विषय है। इसकी खूबसूरती बनाए रखने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने की जरूरत है। तमिलनाडु के सेलम में 10वीं कक्षा के छात्र अभिषेक ने अपनी पुरानी साइकिल को बैटरी से चलने वाली साइकिल में तब्दील कर दिया है, जो अब 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागती है। कैसे उन्होंने ये सब किया, इस रिपोर्ट में देखिए। तमिलनाडु के सलेम में रहने वाले 10वीं कक्षा के छात्र अभिषेक को रोजाना 7 किलोमीटर साइकिल चलाकर स्कूल जाना होता है। शहर के गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ रहे 15 साल के अभिषेक ने अब इसका आसान रास्ता निकाल लिया है। उसने अपनी पुरानी साइकिल को बैटरी से चलने वाली साइकिल में तब्दील कर दिया है, जो अब 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागती है। அதே மாதிரி திங்ஸ் பேட்ரி மோட்டர் மட்டும் தான் புதுசு, மீதி எல்லாமே பழைய திங்ஸ் வச்சு தான் ரெடி பண்ணியிருக்கிறேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்லைட்டு, ஹார்னு, பிரேக் பிடிச்ச பிரேக் லைட்டு எல்லாமே வந்துடும். அதனால் நம்மளுக்கு வந்து சேஃப்டியாக ஒரு பிரேக் லைட் இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு சேஃப்டியாக நைட் டைமில் ட்ராவல் பண்ணுற மாதிரி இருந்தாலுமே நம்ம ஹெட்லைட் யூஸ் பண்ணியிருக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா 3 மணி நேரம் சார்ஜ் போட்டிங்கன்னா 30 கிலோமீட்டர் போகும். ஒரு நாளைக்கு இதுக்கான சார்ஜர் செலவு பார்த்தீங்கன்னா ₹1 தான் ஆகுது. அதனால் இப்போ பெட்ரோல் बाइकोட இது ஈக்குவல் பண்ணால் இது எவ்வளோ பெட்டராக இருக்குது. अभिषेक पहले बाइक लेना चाहता था, लेकिन जब उसे पता चला कि बाइक चलाने के लिए उसकी उम्र काफी कम है, तो उसने फिर इस तरह की साइकिल बनाने की सोची। எனக்கு இங்கே ஸ்கூலுக்கு போகிறதுக்கு 15 கிலோமீட்டர். சரி, எங்கள் அப்பாட்ட வண்டி வாங்கி தாங்கன்னு கேட்டால் அவங்க வந்து கவர்மெண்ட் ரூல்ஸ் படி 18 வயசு கீழே ஓட்டக்கூடாது அப்படின்னாங்க. அதேமாதிரி எங்கள் டீச்சர்ஸும் 18 வயசு கீழே 2 வீலர்ஸ் எதுவும் ஓட்டக்கூடாது அப்படின்னு கவர்மெண்ட் ரூல்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னதுனால நானும் வண்டி வாங்கலை. சரி, எங்கள் அப்பா எங்கள் தாத்தா சின்ன இது மோட்ரு வேலை பார்ப்பாங்க, அதனால் பக்கத்தில் உட்காந்து பார்க்கும்போது எனக்கு ஒரு ஆர்வம் வந்துச்சு, ஏன்னா நாமளே ஒரு எலக்ட்ரிக் சைக்கிள் ரெடி பண்ணக்கூடாது அப்படின்ட்டு சரி நாமளே ஒரு சைக்கிள் ரெடி பண்ணலான்ட்டு ரெடி பண்ணேன். अभिषेक की इस नई खोज से उसके अब रोजाना 30 मिनट तो बच ही रहे हैं, साथ ही आने जाने में आसानी भी हो गई है। मध्य प्रदेश के विदिशा में बेतवा नदी के किनारे मुक्तिधाम दिवंगत लोगों के आखिरी सफर के लिए जाना जाता है। यहां उनके प्रियजन अंतिम संस्कार करते हैं। क्यों है ये मशहूर, इस रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश के विदिशा में बेतवा नदी के किनारे मुक्तिधाम दिवंगत लोगों के आखिरी सफर के लिए जाना जाता है। यहाँ उनके प्रियजन अंतिम संस्कार करते हैं। खास बात है कि स्मशान के अधिकारियों ने अहाते में एक क्रो पार्क बनाया है। यहाँ शहर भर से लोग कौओं को खाना खिलाने आते हैं। काक पितरों के समय पे 100-150 काक तो आ जाते हैं कम से कम, पर डे आ जाते हैं। कितने लोगों की टीम यहाँ पे लगी रहती है? यहाँ 15 से 20 लोग हैं जो लगे रहते हैं प्रतिदिन। इस अवसर पर जबकि कौओं की बहुत कमी हो गई है पर्यावरण में, ऐसे में पूरे शहर के लोग जो है अगर कहीं कौआ ढूंढने आते हैं तो वो काग उद्यान में आकर अपने पितरों के नाम से उनको भोजन कराते हैं। और पितृपक्ष में कौओं का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि कौओं को ही पितृ का सर्वश्रेष्ठ श्रेणी प्राप्त है। ऐसे में ये स्थिति जो यहाँ पर है निश्चित ही भूरी भूरी प्रशंसा के लिए है। लोग इससे प्रसन्न है और अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए वो अपना भोजन लेकर कौओं को कराने यहाँ मुक्तिधाम में आते हैं। पितृपक्ष में कौओं को खिलाने की काफी अहमियत है। उन्हें पूर्वजों के सम्मान में खिलाया जाता है, लेकिन क्रो पार्क में ये सिलसिला सालों भर चलता है। सुबह की सैर के समय यहाँ खास तौर से कौओं को खाना खिलाने वालों की भीड़ दिखती है। मैं यहाँ पिछले 20 सालों से रेगुलर आ रहा हूँ। हर सुबह मेरी यहाँ जरूर आता हूँ मैं। और यहाँ पे एक विशेषता ये है कि साल भर पूरी साल 365 दिन कौवे मिलेंगे आपको। और मुक्तिधाम सेवा समिति जो है उसकी तरफ से एक विशेष बात ये रहती है, ये चावल उबाल के और रखवाते हैं उनको। और हम लोग भी जो घर में रोटियां वगैरह होती हैं वो लेके आते हैं। और आपको पूरे शहर में कहीं भी कौवे नहीं मिलेंगे, यहाँ तो आपको साल भर मिलेंगे। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक कौओं को पूर्वजों की आत्मा से जोड़ा जाता है।
माना जाता है कि कौवों को खाना खिलाने से पूर्वजों की आत्मा खुश होती है और उन्हें शांति मिलती है। निश्चित है कि ये काग उद्यान एक बड़ी उपलब्धि विदिशा के लिए कहा जाएगा कि मुक्तिधाम के परिसर में बनाया है। और मैं तो साफ कहता हूं कि अगर ऑनलाइन जाकर और सोशल मीडिया पर भी देखेंगे तो कहीं भी आप सर्च करोगे तो क्रो पार्क नहीं मिलेगा। तो देश का अनूठा ये काग उद्यान विदिशा में निर्मित है। अभी तर्पण का बहुत पवित्र समय चल रहा है। अपने परिजनों की याद में लोग यहाँ आहार कराते हैं, बाकायदा पूजा अर्चना के बाद आहार कराते हैं। और ऐसा माना गया है, धार्मिक रूप से अगर मैं कहूँ तो ऐसा माना भी गया है कि अपने पितरों को सीधा अगर भोजन आहार करते हैं तो काग उस बात के भी प्रतीक है। विदिशा के मुक्तिधाम में क्रो पार्क को पूर्वजों की आत्मा को शांति देने और जिंदगी के बाद उनके सफर में मदद देने का जरिया माना जाता है। दीपावली मनाने की सार्थकता तभी है जब भीतर का अंधकार दूर हो। दीपावली का पर्व ज्योति ज्योति का पर्व है। दीपावली का पर्व पुरुषार्थ का पर्व है। ये आत्म साक्षात्कार का पर्व है। ये अपने भीतर सुषुप्त चेतना को जगाने का अनुपम पर्व है। ये हमारे आभामंडल को विशुद्ध और पर्यावरण की स्वच्छता के प्रति जागरूकता का संदेश देने का पर्व है। तो इसी के साथ दीजिए इजाजत। आप सभी को जन टीवी परिवार की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।